और आप देखोगे सातों के सातों उपचुनाव में हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आएगी, चाहे गठबंधन हो चाहे नहीं हो। हनुमान बेनीवाल का बयान था कि ओवर कॉन्फिडेंस में देखो, हनुमान जी के अपने बयान हैं, हनुमान जी के बयानों की वजह से वो अपने बयान कुछ भी दे सकते हैं। भजनलाल जी तो विदेश जा रहे हैं, क्या आर्थिक जा रहे हैं, पहले भी जाना। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी शांत स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं। वो सरकार को चलाना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं, भजन जी हैं, भोजन भ्रमण इसमें व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे तो सचिन पायलट कल कह देंगे अभिमन्यु जी आप तो विधायकी छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। पक्का पक्का। अच्छा, वो कहेंगे आप कर छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। इतना प्यार करते हैं क्या आप? पिछली राजनीति गहलोत जी की राजनीति क्या था? आपको मूल जड़ क्या लगी? क्या आपको लगता है कि आरपीएससी में जो पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, आरपीएससी में कैसे लोग जाने चाहिए जिससे ये पार्शलिटी नहीं हो और बिल्कुल ईमानदारी से इसमें जो चयन हो? इस प्रकार से आरपीएससी खोखली साबित हुई है राजस्थान के अंदर। पूरे राज्य भर में एक आरपीएससी का मजाक बन चुका है। आप करोड़ी लाल मीणा के संघर्ष को किस तरह से देखते हैं और डॉक्टर साहब ने जो इस्तीफा दिया? अभी हमारी शुरुआत है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी को उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए था। काम पायलट साहब पे गलत आरोप लगाए देखो, उसका जवाब पूरे राजस्थान की जनता सुन रही है, राजस्थान की जनता सब समझती है। राजस्थान में गांव ढाणी में रहने वाला हर एक नागरिक समझदार है और वो सब समझता है कि उस समय के आरोप क्या थे, किस नेता ने मेहनत की। पायलट जी ने बहुत सारे लीडर्स बनाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक कास्ट के लीडर है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि गुजर है उनको। पूरे देश में अगर गांधी परिवार के अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी को चुनाव रैली हो बुलाया और सुना जाता है तो सचिन पायलट जी को सुना जाता है। सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन है उसको पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर उस समय क्यों ना हो। पायलट साहब को मुख्यमंत्री को बनाया, कोई छोटा पद नहीं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर कांग्रेस की सरकार के समय देशद्रोह का मुकदमा लगता है, तो ये सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं शर्म की बात है तो हमारी पार्टी के लिए शर्म की बात है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि देखो, अब 30 साल का गठजोड़ है वो टूट चुका है। इस 30 साल के गठजोड़ को राज्य के अंदर भाजपा पार्टी ने तोड़ने का काम किया है। गलती बोला, आप दिख रहे हैं आज, आप कौन लोकेश शर्मा जी बोल रहे हैं आज क्या हो रहा है, कौन उस समय बीजेपी के साथ था कौन नहीं था, कौन किससे बात कर रहा था, किसकी सीढ़ियां किसके लैपटॉप में आ रही थी, उनको सबको पता है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। आज खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यंग लीडर अभिमन्यु पूनिया जो कि विधायक हैं और साथ ही यूथ कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रहे हैं। और सियासत में अक्सर कहा जाता है कि एक वोट की बहुत कीमत होती है, मतलब एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु पूनिया से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा इसको, क्योंकि अभिमन्यु जी ने चुनाव लड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय का, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है राजस्थान विश्वविद्यालय के, राजस्थान कॉलेज से चुनाव लड़ा इन्होंने और अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और एक वोट से अभिमन्यु चुनाव हार गए थे। अभिमन्यु जी, मुझे ध्यान है आप एक वोट से हार गए थे और हम भी आपके पुराने मित्र हैं तो हमें ध्यान है अच्छी तरह। मैं राजस्थान कॉलेज में, यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें मात्र एक वोट से चुनाव हारा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत या विश्वविद्यालय प्रशासन का भी उसमें चुनाव आयोग का जो काम रहता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन का भी मैं कहूंगा वो भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं रहा होगा उस समय, कि वो शायद चुनाव मुझे जिताना नहीं चाहता था और मुझे मेरे 120 से 30 वोट उन्होंने कैंसिल किए और उसके बाद मुझे एक वोट से चुनाव हराकर बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के नौजवान, राजस्थान महाविद्यालय की उस युवा शक्ति, छात्र शक्ति का मैं उस समय से आज तक मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने
जो उस समय ऊर्जा दी और उन्होंने जिस मेहनत से एक आम गरीब किसान परिवार के लड़के के लिए मजबूती से उस चुनाव को लड़ा और मात्र एक वोट से हारने का मलाल उस समय मुझे था, लेकिन वो एक वोट ये शिक्षा दे के गया कि आने वाले समय में आज जो मजबूती मिली कहीं ना कहीं महाविद्यालय के संघर्ष की भी वो आज यादें ताजा है। बिल्कुल, मुझे भी यादें ताजा है क्योंकि उस वक्त हम भी छात्र नेतागिरी में थे। अभिमन्यु जी का हाथ डंडा हमने ही बुलंद किया था पत्रकारिता से पहले। आप उस समय भाई थे और भाई के नाते आपने मजबूती दी और आज भी भाई के नाते ही आप मजबूती देने का काम हमेशा करते हो, इसलिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। धन्यवाद अभिमन्यु जी, आप पधारे आज हमारे ऑफिस में और ऑफिस भी देखा आपने। थैंक यू। वैसे ही फॉर्मली बात करते हैं हम, क्योंकि हम जो इंटरव्यूज करते हैं आपको पता है हम फॉर्मल इंटरव्यू करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अनफॉर्मल इंटरव्यूज करते हैं। अभिमन्यु जी, ये एक वोट की कीमत आप समझ पाए और संगरिया का चुनाव आपने जीत लिया। कैसी दिलचस्प लड़ाई थी संगरिया की, क्योंकि वो बहुत क्रूशल मूवमेंट था, सत्ता के विरोध में एक माहौल था, क्योंकि यह एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर रहता है राजस्थान में, हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है। फिर चुनाव का कैसा रहा? देखो, राजस्थान के तमाम नौजवान साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि राजस्थान महाविद्यालय से लेकर राजस्थान की विधानसभा में सदस्य चुनने तक जो उन साथियों का सहयोग, आशीर्वाद जो रहा, आज भी कंधे से कंधे मिलाकर मुझे मजबूती का देने का काम राजस्थान के नौजवान साथी हमेशा करते हैं। संगरिया टीबी का हर एक नागरिक धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम वहां चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं एक सक्षम थे, पास में जाके चुनाव हारते थे, और ये तमाम संगरिया टीबी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने इस चुनाव को, नौजवान साथियों ने मजबूती से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली और हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां कांग्रेस का परचम लहराने में सफल रहे। अभिमन्यु जी, कभी आपने किसी पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखाई? अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं आपकी लाइफ में। आप बीच में महासचिव, पहले हार गए चुनाव, फिर महासचिव बन गए, फिर मैंने देखा कि आप एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, तो फिर आपने सचिन पायलट जी के साथ साथ थे, तो आपने उनकी उनके साथ मित्रवत जो भी आपका रिश्ता है आपका बड़े भाई की तरह, तो आपने एनएसयूआई का पद त्याग दिया, कुछ आपके इश्यूज हो गए, और उसके बाद वापिस से आप एकदम से विधायक बने और फिर तो आपने कोई जन्मपत्री दिखाई कि किसी पंडित को? क्या चक्कर है, अप्स एंड डाउन आते हैं? नहीं, मैंने तो हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन संघर्ष अगर ईमानदारी और वफादारी से करोगे तो आप कभी पीछे नहीं हो सकते, और संघर्ष वफादारी और ईमानदारी से किया हुआ आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको सफल बनाता है। ये इसी चीज का उदाहरण है कि जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव सब आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहां खड़े थे और मजबूती के साथ खड़े थे। ये उसी का उदाहरण है कि आप देख रहे हो कि मुझे एनएसयूआई में, पूरे राजस्थान में छात्र शक्ति ने मौका दिया काम करने का। कॉलेज से लेकर युवा कांग्रेस तक हमेशा राजस्थान की छात्र शक्ति, नौजवान साथियों ने मजबूती से मुझे एक अपनापन दिखाकर मुझे काम करने का मौका दिया। आप जब पायलट साहब का मसला चल रहा था, तो मुझे ध्यान है कि आप कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े थे, और वो पायलट साहब भी, लोग ऐसा कहते हैं कि पे बैक करते हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। उस वक्त आपके मन में एक बार संशय नहीं आया कि मैं पार्टी का पद जो दे रखा है दे रहा हूँ वापिस? कुछ ऐसा लगा नहीं आपको कभी कि पता नहीं करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा? एक बार तो मन में आया होगा। देखो, हमारे लिए सचिन पायलट जी हमेशा नौजवानों की जो लड़ाई लड़ते हैं, और उन्होंने हमेशा नौजवानों को राजनीति में अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया है, अंतिम पंक्ति से। मैं एक सामान्य गरीब किसान परिवार से आता हूं। मैंने राजस्थान महाविद्यालय का चुनाव हारा और विश्वविद्यालय का जब जनरल सेक्रेटरी बना एनएसयूआई का, उस समय जब सचिन पायलट जी राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होकर आए थे, उस समय से
हमने पार्टी के लिए काम किया और उनके नेतृत्व में हर तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक एक कार्यकर्ताओं में जान आई। उस समय 21 सीट पर कांग्रेस थी और उसके जस्ट बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव हुए। हम चारों की चारों सीट जीतने में कामयाब रहे एनएसयूआई की। उसके बाद उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, उसमें से 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। तो एक जान फूंकने का काम सचिन पायलट जी ने नौजवानों में, हर वर्ग में एक काम, नेतृत्व देने का काम किया। और एक उसी का ही उदाहरण है कि आप देखोगे उन्होंने हमेशा नौजवानों को, जिन लोगों ने पार्टी के लिए वफादारी और ईमानदारी से काम किया, पार्टी में अपने बूथ, अपने गांव, तहसील, जिलों में, प्रदेश में काम किया, आज उनको आप, मेरे जैसे अनेकों उदाहरण है कि विधायक, लोकसभा का प्रत्याशी वो बनाकर लेकर आए। आज चुनाव लड़ने के लिए, विधायक और एमपी का चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़े परिवार से, उसकी राजनीतिक जमीन होनी चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए, रसूख होना चाहिए, ये माना जाता है विधायक और एमपी के जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज राजस्थान का उदाहरण आप देखोगे, और ये उदाहरण सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जी ही दे सकते हैं, जिन्होंने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष को भी एमएलए का चुनाव लड़ाया, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को भी एमएलए का प्रत्याशी बनाया, यूथ कांग्रेस के साथी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। आज अनेकों उदाहरण राजस्थान में आप देखोगे, जो नौजवान साथियों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी ने मजबूती से उन नौजवानों की पैरवी की दिल्ली के अंदर। अभी में जी मुझे ध्यान है कि उन्होंने जी मानसरोवर रहा करते थे और मेरा घर भी वहीं है, निवास वहीं है मानसरोवर में, मुझे पद के आसपास ही रहती थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है क्योंकि 10-15 साल हो गए। तो अभी मुझे ध्यान है कि मकान रेंट पे रहते थे, मुझे शायद खुद की गाड़ी भी नहीं थी जी, आपके दोस्त ही लड़ाते थे चुनाव। बिल्कुल, मुझे आज तक, मेरे पास तो अभी भी गाड़ी नहीं है, अभी भी घर नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जो नौजवानों ने, जो साथियों ने, जो हमेशा राजस्थान महाविद्यालय से लेकर आज तक हमेशा एक परिवार के रूप में मेरे साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी, घर, पैसा, सब कुछ उन्होंने मुझे आज राजस्थान महाविद्यालय से लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक, विधायक तक मजबूती के साथ। ओपन जीप मुझे मेरे दादाजी की जीप थी वो, और वो उन्होंने मुझे दिलवाई थी जब मैं राजस्थान महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। तो घर पे थी, तो मैं घर से यहाँ झगड़ कर उस जीप को लेकर आया था कि मुझे जीप चाहिए कॉलेज जाने के लिए। लेकिन उस समय भी उन्होंने कहा कि चुनाव मत लड़ लेना, चुनाव का अपना कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वो जीप लेकर आया और उस जीप से ही राजस्थान महाविद्यालय का चुनाव लड़ा और विश्वविद्यालय का भी एनएसयूआई में मुझे टिकट मिलेगा। बोला नहीं जीप जाके पढ़ने जा रहा है क्या जीप के? बिल्कुल, उस समय पूरे परिवार ने विरोध किया, लेकिन उस समय बच्चे थे और नौजवान थे, तब एक इच्छा रहती थी कि जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाएं तो जीप लेके जाना। और जिस प्रकार, जिस विचारधारा से उस समय एनएसयूआई की विचारधारा थी, जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि एनएसयूआई कांग्रेस की वो अंतिम इकाई नहीं है, वो अग्रिम इकाई है कि यहाँ से असली पौध कांग्रेस की तैयार होती है और उस पौध में हम लोग तैयार होकर आए। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने पार्टी की विचारधारा होकर पार्टी का विद्रोह क्यों किया? लोग सवाल तो उठाते हैं। बिल्कुल, मैंने कभी कांग्रेस पार्टी का कभी विरोध नहीं किया। आज तक मेरी कभी भी रिकॉर्ड उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी का हमने कभी विरोध किया। हमने नौजवानों की लड़ाई को लेकर हो, जिस नेता के साथ हम थे उस नेता के साथ आज भी खड़े हैं, आगे भी पूरा जीवन उस नेता के साथ हम खड़े रहेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी हमारे नौजवानों के लिए हमने जो उनकी बाजी मांग थी, नौजवान साथियों के साथ, युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहे। इस नेता के बारे में तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, नकारा, निकम्मा। आज पूरा देश देख रहा है, आज जिस प्रकार से आज आप सुन रहे हो, आप जिनके ओएसडी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, आज उनके खुद ही के ओएसडी उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये राज्य भर, गांव, ढाणी, पूरा देश आज उस चीज को देख रहा है। उसके लिए हमें
किसी प्रकार के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब है कि वो जो लोकेश शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं। देखो वो उनके साथ रहे हैं, उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोकेश शर्मा जी को कहा जाता था, पर्टिकुलर ओएसडी थे। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पूरा उनका राज्य भर में वो देखते थे, तहसील से लेकर। आज अगर वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में लोकेश जी को देखना चाहिए, या जिन्होंने ओएसडी बनाया उनको देखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि आज ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो आपका मतलब है वो गलत ये आरोप कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता है कि हमारे कांग्रेस के अगर इतने बड़े लीडर, ओएसडी एक पार्टी कैडर, मुख्यमंत्री का ओएसडी होता है, पार्टी का बड़ा कैडर होता है, अगर उस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि बड़ा काम पायलट साहब पे गलत आरोप लगाए गए थे, इस तरह के नकारा निकलना? देखो उसका जवाब पूरे राजस्थान की जनता सुन रही है, राजस्थान की जनता सब समझती है। राजस्थान में गांव ढाणी में रहने वाला हर एक नागरिक समझदार है और वो सब समझता है कि उस समय के आरोप क्या थे, किस नेता ने मेहनत की, किसके दम पर हम सरकार में आए, 21 से 101 सीटों पर आए, और किसके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हुई। आज ये सब पूरा राज्य भर और पूरे देश भर में नेताओं को स्थिति पता है। अच्छा एक बात बताइए कि पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ, पायलट साहब को मुख्यमंत्री तो बनाया था, डिप्टी सीएम कोई छोटा पद तो होता नहीं। उस समय पायलट साहब ने उप मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है प्रदेश में। आज अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर कांग्रेस की सरकार के समय देशद्रोह का मुकदमा लगता है, तो ये सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं शर्म की बात है तो हमारी पार्टी के लिए शर्म की बात है। अगर हमारी पार्टी का वो जिला अध्यक्ष जो अपने जिले में पार्टी के मजबूती के लिए लड़ाई लड़ता है और उस पर सरकार आती है और उस पर आप मुकदमा दर्ज करते हैं, उस समय राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पायलट साहब थे, और वो आपको पता है जो मामला हुआ जग जाहिर है, आज जनता के सामने है कौन उस समय सच्चा था और कौन उस समय झूठा था। अरे अभिमन्यु जी, आप चुनाव जीत गए लेकिन पार्टी चुनाव हार गई, पार्टी की ऐसी क्या कमी लगी आपको चुनाव हार गई? आपने देखो राजस्थान में कहीं ना कहीं नौजवानों का जो पेपर लीक का प्रकरण था एक बड़ा मुद्दा उस समय था। अगर पेपर लीक, पेपर भर्तियों को हमें उस समय उस बड़ी कार्रवाइयां करते तो कहीं ना कहीं एक नौजवानों में एक अच्छा संदेश हम देने में कामयाब भी होते। आपको भर्तियां रद्द करनी थी, उस समय रद्द करते। आज 5 साल के बाद आप वापिस सरकार दूसरी हुई है तो वो रद्द करने जा रही है, लेकिन जो काम करना था आप नौजवानों के लिए उस समय करते। उस समय हमने सदस्य भी बनाए, उस समय हमारे से किस क्रेडिबिलिटी से सदस्य बने, किसके कहने से सदस्य बने, इन चीजों पर पार्टी ने भी ध्यान दिया, और लेकिन कहीं ना कहीं हमें देरी हुई तो आज परिणाम सामने है, लेकिन मजबूती से हमने चुनाव लड़ा। गोविंद डोटासरा जी अध्यक्ष थे, हम 70 सीट लेकर आए, लोकसभा के अंदर भी हम 11 सीट लेकर आए। उनकी अध्यक्षता में लोकसभा के अंदर 11 सीट, और कांग्रेस का स्तर जो था आज हर एक जिले में सुधरा, और आने वाले समय में उपचुनाव भी हम जीतने का काम करेंगे। अच्छा आपका कहना है कि मतलब जो स्थितियां परिस्थितियां राजनीति की जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को पेपर रद्द करना चाहिए था, बिल्कुल अगर निर्णय उस समय होता, अगर आप 2021 का पेपर लीक 2025 आ रहा है उस समय करोगे तो आज 5 साल का नौजवानों के लिए गैप बहुत बड़ा हो जाता है। अगर उस समय आप पेपर लीक प्रक्रिया को 22 में 23 में रद्द करते तो बड़ा मैसेज राजस्थान के नौजवानों में जाता। पर अभिमन्यु जी अब फिर तो इसका मतलब भजन लाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, एसओजी ने बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए। आपका सरकार काम कर रही है, सरकार नौजवानों, जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से पेपर दिया है, अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई से पेपर दिया है, आप उसको रद्द कर दो, लेकिन उस नौजवान पे क्या पीड़ा होगी, उस परिवार की क्या पीड़ा होगी जो कि ईमानदारी से पेपर देकर लगा है। इसमें क्या निकालना चाहिए आप? इसमें कितना भी बड़ा मगरमच्छ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आरपीएससी चेयरमैन कौन था,
आरपीएससी सदस्य बाकी कौन थे, कहां से चल रहे थे, कैसे पेपर लीक हुआ, इस पर आपको ये तो मछलियां सोचना और पकड़ रहे करना हैं, पड़ेगा। मगरमच्छ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये राज्य सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है। 10 महीने की राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी हर बयान में पेपर लीक का बात करते हैं और उस पर आप जवाब पेपर रद्द करके उसको एक प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते। इसमें बड़ा मगरमच्छ है, उसको पकड़ो, पेपर प्रक्रिया रद्द करनी है करो, लेकिन सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन है उसको पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर उस समय क्यों ना हो। तो आपको लगता है, तब राजस्थान की जनता के अंदर सरकार का मैसेज जाएगा आपको लग रहा है कि राज्य मगरमच्छ- की सरकार काम कर रही है। आपको लग रहा है मगरमच्छ को बचा रहे हैं कुछ लोग? बिल्कुल, राज्य सरकार की मंशा जो लग रही है, जिस प्रकार से बहुत से नौजवानों की जो प्रक्रिया लग रही है, इसमें ऐसे लग रहा है कि बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, पेपर भर्ती रद्द कर दो, पेपर भर्ती चाहे रद्द नहीं करो, लेकिन आप मैसेज क्या दोगे, आम जनता में क्या मैसेज जाएगा, नौजवानों में क्या भजनलाल जी मैसेज तो कह रहे जाएगा। हैं कि हमने बहुत अच्छी कार्रवाई कर दी, एसओजी ने इतने एसआई गिरफ्तार करा लिए, इतने बड़े फर्जी एसआई गिरफ्तार करा लिए। फर्जी एसआई गिरफ्तार हुए हैं, हम स्वागत करते हैं, और भी जो बाकी है उनको भी गिरफ्तार करो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन कैसे फर्जी एसआई बने, कहां से पेपर आया, किसने दिया, क्या लिंक थे, आपको मतलब मूल पे नहीं गए ये? बिल्कुल जो मगरमच्छ है वहां नहीं गए। आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर, सदस्यों को पकड़कर खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हो, और ये राज्य की जनता सब जानती है। जब चुनाव आती है तो हर नागरिक को पता होता है कि क्या राज्य की परिस्थितियां, कब कौन सी सरकार में क्या रही है। अभिमन्यु जी, बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है, आप भी युवा हैं, समझ सकते हैं। 32 साल के आप हैं, और इस 32 साल की एज में आप विधायक भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन कई युवाओं को तो 32 साल की एज में नौकरी नहीं मिलती। ये तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद है, पाटिल साहब का आपको प्रेम है, और आप लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, आपको मिल गया, और किस्मत भी मान लीजिए। लेकिन 32 साल के मैंने युवा देखे जो रोजगार नहीं है उनके पास, और बेरोजगारी बिल्कुल, तो लगातार ये एक सोचनीय विषय है हमारे राज्य के लिए कि नौजवानों के रोजगार को लेकर, यूथ पॉलिसी को लेकर जिस राज्य सरकारों को बात करनी चाहिए, नौजवानों को लेकर जब तक पॉलिसी नहीं आएगी। हम 4 लाख नौकरियों की घोषणा की इन्होंने, आप 1 साल में एक भी नौकरी नहीं दे पा रहे हो, काहे की सरकार चलाने का कोई बड़ा मतलब नहीं रहता। आज नौजवान चाहता है, गांव का नौजवान चाहता है, गांव का किसान परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लगे, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नशे की गिरफ्त में नहीं जाए। आज परिस्थितियां उल्ट हो गई है। हमारे राज्य में नशा नौजवानों में लगातार बढ़ रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, शायद ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सैकड़ों की संख्या में नौजवान नशे की गिरफ्त में नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी छोटे सफेद पाउडर वाले को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं। कहां से आ रहा है चिट्टा, सफेद पाउडर, स्मैक, एमडी, जो कि भयानक और भयावह नशे हैं। हमारे क्षेत्र में चोरी, हत्या, लूटपाट, महिलाओं से अत्याचार घटनाएं बढ़ रही है राज्य भर में। इन घटनाओं का दोषी कौन है? इन घटनाओं के दोषी जो आज बड़े पद पर, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है, हमारे नेताओं की, हमारी भी, और राज्य सरकार जो बात करते हैं कि हम नशे, नौजवानों को लेकर रोजगार देंगे, नशे को बंद करेंगे, महाअभियान चलाएंगे, बड़े बड़े रोकथाम के लिए हम बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे नशे को। कहां अस्पताल है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि अगर बड़े बड़े अस्पतालों को नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार महाअभियान चलाए, रोजगार के लिए महाअभियान चलाए, तो निश्चित तौर पर राज्य के नौजवान को कहीं ना कहीं सरकारों से संतुष्टि मिलेगी। और एक नेताओं, भजनलाल जी तो विदेश जा रहे हैं, कंपनी लेने आती जा रहे हैं, उससे पहले भी जा। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी शांत स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं, वो सरकार को चलाना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं, भजन जी हैं, भोजन भ्रमण, इसमें व्यस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी सरकार को नहीं चलानी चाहिए, सरकार ब्यूरोक्रेसी को चलाना चाहिए।
जब सरकार जिस दिन ब्यूरोक्रेसी को चलाएगी, मुख्यमंत्री जी जिस दिन ब्यूरोक्रेसी को चलाएंगे, उस दिन अभी कौन चला रोजगार रहा भी है? अभी होगा। कौन चला रहा है? आज की ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिलों के अंदर, तहसीलों के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है। अभी कौन चला रहा है सरकार? आप परिस्थिति दिल्ली से सरकार चल रही है जैसी परिस्थितियां हमें सुनने में आता है। मुझे नहीं लगता कि आप 10 महीने के अंदर कोई हमारी तहसीलों में, जिलों में कोई विकास हुआ है। 10 महीने, 11 महीने हमें इस सरकार को मने हो गए, हमें चुने हुए हो गए, लेकिन जो आम जन की जो पीड़ा है, आम जन जो अपनी पीड़ा सुनाने के लिए जब तहसीलों के कार्यालयों में, जिलों के कार्यालयों में जाता है, तो उनसे कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है उनकी पीड़ा के लिए। कांग्रेस पर भाषा में परिवारवाद का आरोप लगता रहता है, क्या आपको लगता है कि परिवारवाद केवल और केवल कांग्रेस में है? देखो, परिवारवाद की बात करना अनुचित है। कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब और किसान की मजबूती से लड़ाई लड़ी है, और जो परिवारवाद की बात करते हैं उनको अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए सबसे पहले, कि आप हरियाणा के अंदर देख लो, बड़े बड़े नेताओं के पुत्र चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद होता तो आज खड़के साहब अध्यक्ष नहीं होते, कैसी वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव नहीं होते, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सड़क पर संघर्ष किया, हजारों किलोमीटर की यात्राएं निकाली देश में, पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे वो, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछड़े वर्ग की, ओबीसी वर्ग की, आम गरीब किसान वर्ग की उन्होंने मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। और वो बैसाखी पर अगर आई मोदी सरकार, तो वो राहुल गांधी जी की यात्राएं, राहुल गांधी जी की लड़ाई, राहुल गांधी जी की सोच थी कि उन्होंने इस राजनीति की व्यवस्था को बदलने का काम किया, सड़क पर आकर 10-10 हजार किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। आज उसी का उदाहरण है, आम गरीब किसान परिवारों में गए और उनकी लड़ाई को मजबूती से उन्होंने लड़ने का काम किया। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 13 तारीख को उपचुनाव है राजस्थान में, 6-7 जगह उपचुनाव है। यूथ कांग्रेस का क्या प्लान है? और मेरा दूसरा सवाल इसी में है, क्या वापिस से जो इंडिया गठबंधन था, मतलब आरएलपी से आपका गठबंधन और साथ में बाप पार्टी से गठबंधन, क्या बरकरार रहेगा आपकी बात? उपचुनाव को लेकर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, आला कमान ये तय करता है, लेकिन निश्चित तौर पर हमने पहले भी डोटासरा जी के नेतृत्व में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, और आप देखोगे सातों के सातों उपचुनाव में हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर आएगी, चाहे गठबंधन हो चाहे नहीं हो। हम निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस को जो जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलेगी उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, और सातों की सातों सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हरियाणा चुनाव हारने का क्या कारण लगा आपको? और हनुमान बेनीवाल का एक बयान था कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। देखो, हनुमान जी के अपने बयान हैं, हनुमान जी के बयानों की वजह से वो अपने बयान कुछ भी दे सकते हैं, उनके बयान अपनी जगह है, उनकी पार्टी का वो बयान हो सकता है, लेकिन हमारा बयान स्टैंड है, और हम कांग्रेस पार्टी आम गरीब किसान के मजबूती से लड़ाई लड़ती है। हरियाणा में क्या हुआ, क्यों वो इंडिया गठबंधन के विरोध में गए, ये आलाकमान तय करता है, और प्रदेश आलाकमान तय करता है। कुछ भी बयान दे देते हैं, ये प्रदेश आलाकमान और कांग्रेस आलाकमान तय करेगा, उनके बयान पर हम कुछ कह नहीं सकते, हम तय नहीं करेंगे। आपको किस तरह के नेता लगते हैं? देखो, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने उनकी अपनी सोच है, अपनी जिस जिले से आते हैं उस जिले में अपने तरीके के वो राजनीति करते हैं, हम उस पर अगर बयान दें। हनुमान जी छात्र संघर्ष से निकल कर गए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से लेकर संघर्ष उन्होंने किया है, लेकिन उनके बयान को लेकर तय आलाकमान करता है। सर, आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सचिन पायलट जी को भी जिम्मेदारी दी है और अशोक गहलोत जी को भी जिम्मेदारी दी है, आप दोनों को किस तरह से देखते हैं? देखो, निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको आलाकमान ने जो जिम्मेदारियां दी है, आलाकमान हर राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उनको जिम्मेदारियां मिलती है, और कांग्रेस के एसेट हैं। कौन है सर? राहुल गांधी जी। नहीं, इन दोनों से कौन है?
सचिन पायलट जी कांग्रेस के एसेट हैं, नौजवानों के एसेट हैं, हर वर्ग गहलोत जी नहीं हर है चाहता है। अशोक गहलोत जी हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, assets वरिष्ठ नहीं कांग्रेस नेता हैं, है assets नहीं है एसेट है बिल्कुल। कौन सी वाली assets? संपत्ति है assets है देखो पार्टी ने जिम्मेदारी आलाकमान तय करता है और हमारे निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस का है, आम जन गरीब किसान वर्ग का है। जिस प्रकार से आज देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इसमें हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता है, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, आम जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस सरकार में उत्पन्न नहीं हो पा रही। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज जिस प्रकार देखोगे आम जन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 1,000 रुपए भी एक दिन के नहीं कमा पा रहा है। सबसे ज्यादा 105वें नंबर पर हम भूखमरी के अंदर आ गए हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी। तो भजन लाल जी मजबूत नहीं होंगे? देखो भजनलाल जी अभी 10 महीने 11 महीने का कार्यकाल हुआ है। 3 साल के कार्यकाल के बाद राज्य सरकारों का कार्यकाल माना जाता है। अभी भजनलाल जी का क्या काम है, क्या काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें आ रही है, 2 दिन में लिस्टें वापिस चली जाती है। अभी क्या प्रक्रिया भाजपा की है, लेकिन राज्य की जनता तंग है भाजपा सरकार से। राज्य का हर आम जन परेशान है। आपने पूछा नहीं गाँव ढाणी में क्या काम है? गांव ढाणी के अंदर पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं गांव ढाणी में भी नहीं पहुंच पा रही है। आप जो हमारे एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है, आप उस सरकार को, कांग्रेस गवर्नमेंट में ये हालत? कांग्रेस सरकार के समय ये हालत नहीं थी, कभी लाइट नहीं की कांग्रेस सरकार। अच्छा, आज परिस्थिति आप देख लो, एलडी कट के नाम पर आप तहसील के अंदर, ढाणियों के अंदर किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हो, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। तो ये क्या परिस्थितियां हैं उत्पन्न हो रही है। अच्छा, आप तो पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसानी करते हैं। तो कर्जा माफी का बड़ा मुद्दा था, पिछली कांग्रेस सरकार में बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, तो क्या कर्जा माफ हो गया? बिल्कुल, कर्जा कहीं ना कहीं कुछ बैंकों का माफ भी हुआ, सोसाइटियों का माफ हुआ, एसबीआई बैंक का कहीं ना कहीं कम हुआ। कांग्रेस ने प्रयास किए कम करने के, लेकिन भाजपा प्रयास भी नहीं करती। अभी तक कोई भाजपा का प्रयास नहीं है 10 महीने में कि किसान को हम किस प्रकार, किसान की फसलें खराब हो रही है। अतिवृष्टि प्रदेश के अंदर आई, बारिश से इलाकों में जो नुकसान हुआ, प्रभारी मंत्री कभी इलाकों के अंदर देखने नहीं गए कि क्या परिस्थितियों में किसान है, क्या फसलों में। पिछले 2 वर्षों से फसलें खराब हुई, इस बार फसल खराब हुई। किसान की हालात प्रदेश में दयनीय है। कोई सरकार, भाजपा की सरकार ने 10 महीने में एक बार भी किसान पर बात नहीं की। मनोज जी, आप तो सचिन पायलट जी के साथ खड़े रहे उस दौर में, जब सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार के दौरान ही ये नीट भर्ती और जो भर्ती परीक्षाएं मतलब रद्द को लेकर और जो पेपर लीक कॉज को लेकर आवाज उठाई, मुझे ध्यान है कि सचिन पायलट के पैर में भी छाले हो गए होंगे अजमेर से निकले पैदल, तो आप साथ में ही थे। अब उस दौर में एक राजनेता और थे, करोड़ीलाल मीणा, जो लगातार आवाज उठा रहे थे पेपर लीक आपकी, हालांकि आपकी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन एक युवाओं की आवाज उठा रहे थे। आप करोड़ीलाल मीणा के संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो इस्तीफा दिया आप किस तरह? करोड़ीलाल मीणा जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। कांग्रेस भाजपा की भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा किसानों को लेकर हो, नौजवानों को लेकर हो, हमेशा वो संघर्ष करते दिखते हैं। संघर्ष करते किसानों के लिए, उनके मुआवजे को लेकर हो, मांगों को लेकर हो, हमेशा सड़क पर रहते हैं। आज अपनी सरकार में भी वो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा है, चाहे किसान वर्ग का मुद्दा है, उनको अपनी सरकार में भी मजबूती से उठा रहे हैं। और वो निश्चित तौर पर राज्य के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बारे में अभी हमारी शुरुआत है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष की राजनीति को उन्होंने चुना। आज सरकार में रहते हुए भी संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं। लगता है कि संघर्ष का परिणाम नहीं मिला, उनके संघर्ष का जो परिणाम मिलना चाहिए था। अब देखो, मंत्री मुख्यमंत्री क्या मने नहीं मने, आने वाले समय में भाजपा, उनकी पार्टी भाजपा है, भाजपा देखती है। आपको क्या लगता है उनको कहाँ देखते थे आप जब वो संघर्ष करते थे? बिल्कुल, राजनीति में पार्टी को, उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए था। उनको अधिकार से वंचित रखने का काम पार्टी कर रही है। और
आने वाले समय में पार्टी क्या देती है वो उन पर निर्भर करता है या पार्टी पर निर्भर आपको करता लगता है उनके साथ गलत हुआ, unjustice हुआ? बिल्कुल अनजस्टिस हुआ। वो मंत्री पद नहीं चाहते थे, शायद मंत्री पद से बड़ा चाहते थे, तो पार्टी को सोचना चाहिए था। अच्छा, आपको लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस? बिल्कुल, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है आम जनता के। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस दौर में मैं अंदर के एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपने इस्तीफा दे दिया था पायलट साहब के, उसमें वो मानेसर में थे, आई थिंक, जब आपने दिया था, कुछ लोगों ने दिया था, आपने भी दिया था, कुछ लोगों ने। आपकी कभी बात हुई उस दौर में जब वहाँ थे? देखो, हमारे नेता से हमारी बातचीत हो नहीं हो, हम हमारे नेता के साथ हैं, और हम पहले भी हमारा स्टैंड क्लियर था कि हम सचिन पायलट जी के साथ हैं, अब भी है, आगे भी रहेंगे। इस्तीफा हमने हमारी मर्जी से, इच्छा से दिया था। जिस नेता के साथ हमने लंबे समय से काम किया, हम उस नेता के साथ काम करना पसंद करते थे, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। इस्तीफा तो दे दिया, पर लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा, डर था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, राजनीति खत्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा? देखो, राजनीति तो ये ईश्वर को पता है क्या होगा क्या नहीं है, लेकिन हमने हमारी इच्छा से दिया और हम स्टैंड पे क्लियर हैं। अच्छा, पायलट साहब ने आपको बताया नहीं था कि अभी उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, तो क्या करना है? उन्होंने कुछ बोला नहीं आपसे? उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन उसके बाद अनेक राजस्थान के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, हर कांग्रेस के पदाधिकारी ने उस समय इस्तीफा दिया था और एक नहीं, कमेटी को अभिमन्यु जी, dissolve बहुत कर सारे दिया। लोगों ने दिया था, मुझे ध्यान है, लेकिन एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पे होकर आपने अपनी जो लॉयल्टी है वो दिखाई। लोग आपकी चर्चा करते हैं, इसलिए करते हैं कि राजनीति में लॉयल्टी की बहुत वैल्यू होती है। जिम्मेदार पद भी कहीं ना कहीं उनकी देन थी, वो जिम्मेदार पद भी कहीं ना कहीं उनके बदौलत हमें मिला था, उनके प्रयासों से हमें मिला था, और उनके नेतृत्व में हमने काम भी किया। हमें जो अच्छा, नेतृत्व फिर ऐसे पसंद तो था। सचिन पायलट कल कह देंगे अभिमन्यु जी आप तो विधायकी छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। अच्छा, वो कहेंगे आप कर छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। इतना प्यार करते हैं क्या आप? तो निश्चित तौर पर हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में राज्य भर में नौजवानों के लिए लड़ाइयां लड़ी है, नौजवानों के लिए संघर्ष किया है, युवाओं के लिए संघर्ष किया है, और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। जिस भी साथी ने ईमानदारी से संघर्ष किया है, उस साथी को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम। हालांकि मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट, राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच सचिन पायलट हमेशा नौजवानों को लेकर मजबूती के साथ आम गरीब किसान परिवार के नौजवानों को उन्होंने आगे बढ़ाया। हालांकि मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट एक ऐसे व्यक्तित्व है, उनकी छोड़ने के लिए कहते नहीं, आगे आगे बढ़ाते। तो मैंने तो बहुत सारे उदाहरण देख लिए। अभिमन्यु जी के साथ साथ बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं जो उन्होंने लीडरशिप एक नई खेप तैयार की है। और जो अंतिम पंक्ति की बात ये कर रहे थे, जिसको लेकर, जिस विजन को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, वो कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। तो अंतिम व्यक्ति को नेता बनाना, अंतिम व्यक्ति को प्रथम पायदान पे खड़ा करने का काम यहाँ पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट कर रहे हैं। हाँ, पायलट जी ने बहुत सारे लीडर्स बनाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक कास्ट के लीडर है, लेकिन आप तो जाट हैं और भी कई कास्टों के लीडर उन्होंने बनाए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि गुजर है उनको। और देखो, आप फेयर लिस्ट उठा के देखो, राजस्थान के अंदर जिन नेताओं के लिए सचिन पायलट जी ने दिल्ली में लड़ाई लड़ी है, जिन नेताओं को पद से लेकर विधायक, एमपी, मंत्री तक बनाने का काम किया है, वो किस जाति के हैं? सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता हैं, और राज्य के नहीं, पूरे देश भर के नौजवान, देश भर का हर वर्ग उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर रहता है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए वो काम करते हैं। पूरे देश में अगर गांधी परिवार के अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी को चुनाव रैली हो बुलाया और सुना जाता है तो सचिन पायलट जी को सुना जाता है। और राहुल गांधी जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए काम करते हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी के नौजवानों के, किसान वर्ग को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करते हैं। तो आपने सिमरिया से टिकट मांगी थी या पहले आपने तुमने बोला कि नहीं? देखो, मेरा घर है संगरिया टिब्बी, मैं वहां का रहने वाला हूं। एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष से लेकर मैं यूथ का अध्यक्ष तक बना, तो कहीं ना कहीं उस इलाके के नौजवानों का और उस इलाके के हर नागरिक की
मंशा थी, हर नागरिक का आशीर्वाद था। और नौजवानों की लड़ाई को मैं हमेशा कहता हूं कि सचिन पायलट जी ने हमेशा लड़ा है। उन्होंने मजबूती से मेरी टिकट में अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज हम जैसे नौजवान साथी अगर राजस्थान की विधानसभा में है तो आज ये सब लोग उनकी देन है। उन्होंने हमें नौजवानों को जो संघर्ष करते थे उनको मजबूती से आगे लाने का काम पार्टी के लिए किया। और टिकट मांगना नहीं मांगना एक अलग बात है, लेकिन टिकट दिलवाने का काम और टिकट देने का काम वो नेता ही करता है, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाने का मादा रखता है। बहुत से नेता होते हैं, कार्यकर्ता घूमते हैं उनके पीछे, कोई टिकट मांगने के लिए बड़े बड़े बैग लेकर भी घूमते हैं, लेकिन आम गरीब किसान परिवारों के नौजवानों को, चाहे किसी भी जाति का, 36 कौम के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट जी ने किया है और राहुल गांधी जी की सोच ने किया। अभिमन्यु जी, आपने पायलट साहब, आप राजस्थान में जो परिस्थितियां ऐसी हैं, आप कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत सारे नेता खड़े हो गए, मतलब डोटासरा जी तो बड़े नेता हैं, उसके साथ सीताराम जी। आपको क्या लगता है कि किसके नेतृत्व में अगला चुनाव होना चाहिए जिससे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले? देखो, नेतृत्व आलाकमान तय करता है, आपकी लेकिन दिल्ली राज्य का हर वर्ग, राज्य का हर युवा 36 कौम के साथी चाहते हैं कि राज्य का चुनाव सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हो। 2018 का चुनाव हमने उनके नेतृत्व में लड़ा, 21 से 101 पर आए। और आने वाली परिस्थितियों में राज्य के अंदर हर वर्ग अपने आने वाला भविष्य सचिन पायलट जी के रूप में देखता है। आने वाला भविष्य में मुख्यमंत्री, बिल्कुल, बोलो। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उनको देखता है। बिल्कुल। आप देखते हैं या यूथ देखता है? ये बड़ा हर राज्य का किसी कोने का व्यक्ति आप उठा के देख लो, किसी गांव का। अच्छा, आपने कोई सर्वे तो नहीं करा लिया? सर्वे आप लोग करवाते हो, आपने सर्वे करवा रखा होगा। हाँ, सर्वे करवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, एजेंसियों की है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं पूरे राजस्थान के अंदर और जो चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा किसान वर्ग के लिए की, नौजवानों के लिए की, चाहे 12 से झालावाड़ हो, चाहे अजमेर से जयपुर हो, पूरा संघर्ष तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ। हर साथी, हर आम वर्ग उस व्यक्ति को अपने आप में राज्य का भविष्य देखता है। अशोक गहलोत जी तो बोलते थे कि बीजेपी के साथ सरकार गिराना चाहते थे, आप कह रहे हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया। देखो, अशोक गहलोत जी के बयान पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कुछ भी बोले तो कांग्रेस आलाकमान तय करता है उनके बयान पर। उन्होंने बोला ही था ना, सबके सामने बोला था, तो गलत बोला था? बिल्कुल गलत बोला था, हम गलत मानते हैं उसको, गलत बोला था, गलत बोला उन्होंने। गलत ही बोला। आप दिख रहे हैं आज, आप कौन, लोकेश शर्मा जी बोल रहे हैं आज क्या हो रहा है, कौन उस समय बीजेपी के साथ था, कौन नहीं था, कौन किससे बात कर रहा था, किसकी सीढ़ियां किसके लैपटॉप में आ रही थी, उनको सबको पता है। मारवाड़ में परिस्थितियां क्या थी, हमारे परशुराम मदेरना जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। मदेरना परिवार, राम सिंह परिवार और विष्णोई परिवार भी था। हाँ, मदेरना जी और राम सिंह जी जो परिवार वरिष्ठ मारवाड़ के, जो कांग्रेस के वरिष्ठ राजस्थान के नेता थे और मारवाड़ में अहम भूमिका उनकी रहती थी। तो उनको कांग्रेस राज के अंदर किस प्रकार उनकी सीढ़ियां लाए, किस प्रकार परिस्थितियां हुई, ये सब चीजें हर एक नौजवान, हर एक आम नागरिक के ध्यान में रहता है कि आज जिस सरकार में, तो ये कहावत सही है, मैं तो अपना लूटा गया उस परिवार में। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहावत बिल्कुल सच होती है कि जिस परिवारों ने कांग्रेस को सिंचा और कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन परिवारों के साथ कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां रही है, तो हर व्यक्ति, हर आमजन के जरूर ध्यान रखता है। परिवार और मदेरना परिवार, क्या आपको लगता है कि उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुई? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, और उस राजनीतिक षड्यंत्र का नुकसान पूरे सामाजिक ढांचे को राजस्थान में हुआ, पूरे मारवाड़ के अंदर हुआ ही हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर हुआ।
परशुराम मदेरणा जी हमारे मजबूत नेता थे राजस्थान के। हर किसान वर्ग, हर आम जन उनसे मिलता था, सुनते थे, काम करते थे। आज उनकी विरासत हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव दीवा मदेरणा जी संभाल रहे हैं। परशुराम राम सिंह जी को परशुराम बिश्नोई साहब संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां थी, आज वो परिवार राजस्थान मलखान बिश्नोई, राम सिंह बिश्नोई जो परिवार है, मलखान जी का पुत्र बिल्कुल। क्या लगता है मलखान जी के भी साथ गलत हुआ? किसके राज में, अगर कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेता जेल में जाते हैं तो ऐसी दयनीय परिस्थितियां पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। अभिमन्यु जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे थे कि बिश्नोई परिवार हो, मारवाड़ का बड़े परिवार था, राम सिंह बिश्नोई की बड़ी फैमिली थी, और परशुराम मदेरणा परिवार था, तो इन परिवारों को जो उस समय आपकी ही सरकार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय उन पे केस दर्ज हुए, आपने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक हुए, तो आपको लगता है कि मार्शल जो जातियां हैं जिसमें गुर्जर, मीणा, जाट, बिश्नोई, इनको कुचलने का काम कुछ नेताओं ने किया? देखो, निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के अंदर कहीं Politically कहीं कुचल- डैमेज करने का काम जो हुआ, वो हर राज्य का हर आमजन जानता है राजस्थान का। क्योंकि जिन नेताओं ने कांग्रेस को सिंचा, कांग्रेस को तैयार किया, पार्टी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने का काम किया, अगर उन परिवारों पर इस तरीके से कांग्रेस राज के अंदर अगर वो जेल में जाते हैं तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति हमारे लिए क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं हम मानते भी हैं, पूरी राज्य का हर वर्ग आमजन भी मानता है कि राज्य में कांग्रेस के बड़े नेताओं को डैमेज करने का काम, मार्शल कॉमों को डैमेज करने का काम कुछ नेताओं ने किया। अच्छा, ये बताइए अभिमन्यु जी, पेपर लीक जो हुआ, हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में हुआ था, उसकी बनिस्पत पिछले राज में, गहलोत जी के राज में ज्यादा हुआ। आपको मूल जड़ क्या लगी? क्या आपको लगता है कि आरपीएससी में जो पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, आरपीएससी में कैसे लोग जाने चाहिए जिससे ये पार्शलिटी नहीं हो, और मतलब बिल्कुल ईमानदारी से इसमें जो चयन हो? देखो, आरपीएससी एक हमारी ऐसी आरपीएससी एक ऐसी सर्वोच्च संस्था है हमारे राज्य की कि ये हर उस नौजवान से नौजवान से कनेक्ट है, जो नौजवान साथी परीक्षाएं देता है, अपने आने वाले भविष्य को तय करता है। अगर उस संस्था में आप लोग क्रेडिबिलिटी तय नहीं करोगे, आप उसके लिए उसका दायरा तय नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आने वाले समय में और भयानक हो सकती है। जिस प्रकार से आरपीएससी खोखली साबित हुई है राजस्थान के अंदर, पूरे राज्य भर में एक आरपीएससी का मजाक बन चुका है। एक सर्वोच्च संस्था का इस प्रकार मजाक बनना हमारे लिए, राजनीति के लिए एक दयनीय स्थिति राज्य भर में है। आने वाले समय में अगर इसको मजबूत करना है तो हमें इन पदों पर, इन कुर्सियों पर उन मजबूत व्यक्तियों को बिठाना होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी तैयार करनी होगी, उनका दायरा तय करना होगा, ताकि एक नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। खोखला सरकारों में हुआ, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही, उस समय भी पेपर लीक हुए। लेकिन कांग्रेस की सरकार में आप कह रहे हो ज्यादा हुए, तो उस समय करना था, मुख्यमंत्री जी को करना था। आज उस समय होती तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। लेकिन इस संस्था को जो खोखला बनाने का काम राजनीतिकों ने किया, इसको बंद कर इसका दायरा तय करना होगा, और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं होता है तो उसका नुकसान राज्य को और सरकारों को होता है। ये आज तक जहां नौजवान को अपना भविष्य मनना होता है, वहां उस नौजवान के भविष्य में अड़चन पैदा होती है, और 5-5, 10-10 साल एक नौजवान साथी का जब निकल जाता है तो उसके परीक्षा की तिथियां भी निकल जाती है, उसका परीक्षा का समय भी निकल जाता है। उसके बाद उसको सरकार को कोसने के अलावा कोई वजह नहीं रहेगा। ऐसी तो आप एक ये बताइए कि आपको लगता है कि 2018 में अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो एक तो क्या रिपीट हो जाती है अपनी सरकार, दूसरा आपको लगता है कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार बंद हो जाता? देखो, व्यक्ति का विजन होना चाहिए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा सचिन पायलट जी ने एक विजन के साथ काम किया है, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे उस समय भी, आज अजमेर में देखोगे
स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, एयरपोर्ट हो, नौजवानों के लिए आईटी सेंटर हो, आपको एक विजन के नाम पर काम करना होगा, एक विजन तय करना होगा और नौजवानों का भविष्य तय करना होगा, नौजवानों के भविष्य के लिए काम करना होगा। तब हम आने वाले समय में सरकारों को दोहरा सकते हैं। सरकार जिस दोहराएंगे उस दिन जनता के बीच काम गिने जाएंगे। आपने 5 साल में क्या काम किया, आपको कोई जनता तय नहीं करेगी। 5 साल में आपने काम किया, उसके बाद आपको घर बिठाने का काम जनता करती है। तो ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी है कि हमें 5 साल के बाद जनता घर बिठाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, राजस्थान में कुछ ऐसे नेता है जो कहते हैं कि वसुंधरा राजे और गहलोत जी मिले हुए हैं, वसुंधरा जी आ जाती तो गहलोत जी की मत, गहलोत जी आ जाती वसुंधरा जी मत। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि मिली देखो, अब 30 साल का गठजोड़ है वो टूट चुका है। इस अच्छा। 30 साल के गठजोड़ को राज्य के अंदर भाजपा पार्टी ने तोड़ने का काम किया है और ये पूरे राज्य भर में है। कांग्रेस भी करेगी ऐसा? बिल्कुल, कांग्रेस आने वाले समय में, राहुल गांधी जी पूरे देश के मजबूत नेता हैं और पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार से आने वाले समय में हर राज्य में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप हमारे चाहे तेलंगाना का देखो, हमारे नौजवान वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आने वाले समय में बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। नहीं तो यहाँ बीजेपी ने बदलाव कर दिया, गठजोड़ तोड़ दिया, तो कांग्रेस क्या पायलट को बनाकर गठजोड़ तोड़ेगी? आपको क्या उम्मीद है? देखो, राज्य का हर व्यक्ति ये उम्मीद करता है और राज्य के आम जन जो उम्मीद करता है वो ही पार्टियां करती हैं। एक रैपिड फायर राउंड, हम 5 क्वेश्चन अभिमन्यु जी से लास्ट में पूछ लेते हैं। एक एक लाइन में आप उत्तर दे दीजिएगा। अभिमन्यु जी, आपको खाने में क्या पसंद है? आप खाते क्या है? दाल बाटी चूरमा पसंद है, रोटी सब्जी पसंद है, या सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने? तो खाने में मुझे दाल और रोटी पसंद है। अच्छा, अपना आदर्श किसे मानते हैं? आइडियल सचिन पायलट जी को। क्यों? निश्चित तौर पर उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार से उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, जिस प्रकार से वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए हमेशा उसकी मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गांव ढाणी शहर के जो साथी बूथों पर गांवों के अंदर हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, आपको उन पर ध्यान देना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, तब जाकर हम मजबूती से मजबूत नेतृत्व तैयार कर सकते हैं। आप घूमना कहाँ पसंद है? कौन सी जगह अच्छी लगती है? वैसे घूमते रहते हैं हम पूरे राजस्थान के अंदर। जब से विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े हैं उसके बाद निश्चय के उपाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, यूथ कांग्रेस हो, हमेशा नौजवानों के साथ, हमेशा एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में घूमने का खूब मौका मिला है। और फिर भी ऐसी कोई जगह जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो राजस्थान में, बाहर जहाँ पे मतलब आपको लगता हो कि सुकून मिलता है? देखो, शांत वातावरण में सुबह सुबह सेंट्रल पार्क हो जयपुर का या बड़ा पार्क हो, वहां घूमने में। योगा करते हैं आप? जिम करते हैं? मैं योगा नहीं, जिम करता हूँ और वॉक करता हूँ। अच्छा, कितने घंटे वॉक करते हैं? 1 घंटा, पौना घंटा, बस सवा घंटा कभी हफ्ते में 3 शादी या हो 4 गई दिन। आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं। तलाश कर रहे हैं घर वाले? बिल्कुल, घर वालों ने रिश्ता देख रखा है, शादी वही होनी है जरूर। आपने आपको देख जरूर लड्डू खिलाएंगे। आपने देख रखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल घर वालों ने। घर वालों ने देख रखा है। तो हम भी बधाई दे देते हैं एडवांस। अभिमन्यु जी, शादी हो जाएगी तो अपन सब एक साथ चलेंगे। पूरे राजस्थान के युवा इनको बड़ा पसंद करते हैं। अभिमन्यु जी, लास्ट सवाल है कि माता पिता से क्या सीखना चाहिए? देखो, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है। मेरे परिवार, माता पिता हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और उन्होंने अपनी खुशियों को साइड में रखकर, अपने जज्बातों को मतलब साइड में रखकर उन्होंने मुझे आज ऐसी परिस्थितियों में लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मुझे मेरे माता पिता जी को, मेरे परिवार को का योगदान मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। अपने जरूरतों को, जरूरतमंदों को उन्होंने खत्म करके मेरे लिए हमेशा
मुझे मजबूत करने का काम किया। अपने एक एक पाई उन्होंने मेरे लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कहा। हमेशा उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग मुझ पर रहा है। आप आपके जो दिनचर्या है उसमें मतलब परिवार के लिए, घर के लिए समय निकाल पाते हैं? तो कोशिश जरूर करता हूँ मैं परिवार के लिए, लेकिन समय कम मिलता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में 2 या 4 दिन, 5 दिन जरूर परिवार के लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। मम्मी लड़ती नहीं कभी कि काम मेरे को समय नहीं देते पापा? बिल्कुल उनका आशीर्वाद, और उनको लड़ते भी हैं तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, और वो भी निभानी पड़ती है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है। और हमेशा मैं उनके आशीर्वाद को कभी जीवन में भुला नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पूनिया, जिन्होंने खास बातचीत की, तमाम विषयों बताया कि इनको दाल रोटी खाना पसंद है, घूमना बहुत सारी जगह पे पसंद है, खेती ये खुद कर लेते हैं। खेती कर लेते हैं ना अभिमन्यु जी? खेती मैंने कभी की नहीं है। खेती हमेशा मेरे पिताजी जाते हैं खेत में, लेकिन मुझे तो आज तक खेत में, मैं जब से 12th किया, 12वीं की, उसके बाद विश्वविद्यालय में आ गया, और उसके बाद इस राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम जाने को मिलता है। एक साल में कभी 4-5 बार खेत जाते हैं। खेत जाते जरूर हैं, लेकिन हाँ। खेती करते नहीं है। खेत का आनंद लेते हैं, उस पर्यावरण का आनंद लेते हैं। और साथ ही इन्होंने बताया कि माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है, यहाँ तक ये पहुंचे हैं। सचिन पायलट का इन पे आशीर्वाद है, और सचिन पायलट को ये आइडियल मानते हैं, और उन तमाम चीजें हमसे शेयर की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, नमस्कार।